दोस्तों, मैं हूं कल्पेश, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं विकीटेक और आप इसी तरह इस YouTube वीडियो में बने रहिए। आज हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर और बिटकॉइन पर। तो ये बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डॉगे कॉइन वगैरह जो हम आजकल सुनते आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी समझाने के पहले मैं आपको करेंसी की हिस्ट्री में थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास एक मुर्गी है और एक और इंसान है जिसके पास गाय है जो दूध देती है और मेरी मुर्गी अंडे देती है। तो मान लीजिए अगर मुझे वो दूध चाहिए तो मैं उसको कुछ अंडे देता था। तब क्या होता था कि हम लोगों के बीच में एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें मैं कहता था कि अच्छा, तेरे 1 लीटर दूध के बदले में मैं अपनी मुर्गी के 2 अंडे तेरे को दूंगा। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी कि पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी। मान लीजिए किसी को बहुत ही ज्यादा दूध की जरूरत है तो वो 1 लीटर दूध के बदले 4 अंडे भी देने के लिए तैयार था। लेकिन कुछ लोग जिनको दूध की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो ये भी बोलते थे कि नहीं, 1 लीटर दूध के बदले मैं तो 1 ही अंडा दूंगा क्योंकि मेरी मुर्गी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंडे देती है। ये कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम इस सिस्टम की ये थी कि मान लीजिए मेरे पास मुर्गी है और सामने वाले के पास गाय है जो दूध देती है, लेकिन अब मुझे अगर दूध चाहिए ही नहीं तो मैं उसको अंडे क्यों दूंगा, लेकिन उसे तो अंडे चाहिए। तो अब हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कैसे करेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स का, राइट? तो ये भी एक और प्रॉब्लम थी। तो इस टाइम पे आया फिर बहुत सारे मेटल्स आए एज एन एक्सचेंज। बहुत सारे आए, जैसे कि ब्रोंज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू वाला था गोल्ड। उसके 2 रीजन थे। एक, गोल्ड बहुत ही लिमिटेड है नेचर में, इसलिए आज भी हम देखते हैं कि गोल्ड को एक बहुत ही बड़ा एसेट माना जाता है। दूसरा, गोल्ड ना बहुत ही मेलेबल है, मतलब उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भी आसानी से बनाया जा सकता है। ब्रोंज और ये सब जो हैं वो इतने मेलेबल नहीं है। तो ये आया। तब जब ये आया तो उसमें ये चीज होती थी कि ये एक फिक्स चीज हो गई कि 1 लीटर दूध पे 1 ग्राम या एक छोटा कॉइन जो भी उस टाइम पे था उतना गोल्ड की वैल्यू रहेगी, उतना 1 लीटर दूध की वैल्यू रहेगी। कि मतलब मान लीजिए अब मेरे पास एक मुर्गी है जो अंडे देती है और जो सामने वाला है उसके पास गाय है जो दूध देती है। तो अब क्या होगा कि अगर मुझे दूध नहीं भी चाहिए और उसे अंडे चाहिए तो भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। वो मुझे 1 ग्राम गोल्ड देगा और मैं उसको कुछ अंडे दूंगा जो फिक्स्ड होगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा उठा के कौन जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दूसरे शहर जाना है, दूसरे शहर में गया और मुझे कुछ लेना है, तो अब मैं या तो बोरा भर के गोल्ड लेके जाऊं, ठीक है, तो एक तो ये सॉल्यूशन है। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी कि ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे इतना सारा गोल्ड एक साथ, करेक्ट? ये हो गया। तो इस टाइम पे फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी आई। उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने कहा कि आप मेरे पास इतना गोल्ड, आपके पास जितना भी गोल्ड है वो जमा करवा दीजिए और मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा या करेंसी दूंगा जिसमें लिखा होगा कि आपने इतना गोल्ड मेरे पास जमा करवाया है और ये जो नोट है, ये जो करेंसी है, इसकी इतनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 किलो सोना जमा कराया है तो गवर्नमेंट आपको एक लिख के देती थी। गवर्नमेंट बोलो, RBI बोलो, जो भी सेंट्रल जो रिपोजिटरी थी, वो आपको एक लिख के देती थी, एक सर्टिफिकेट देती थी कि इस इंसान ने, सो इंसान ने मेरे पास इतना किलो गोल्ड या इतना वेट का गोल्ड रखा हुआ है और उसके बदले में मैं ये इसको सर्टिफिकेट दे रहा हूं। तो आप ये सर्टिफिकेट के बदले में उससे वो चीज उसको वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं और ये जो गोल्ड है वो मेरे पास रहेगा, तो आप आके इस गोल्ड को ले सकते हैं। ये चीज हो गई। लेकिन अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। सबसे पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी आ गई। जैसे आपको पता ही होगा, कुछ सालों पहले मोदी जी ने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन होगा। अब वो अच्छा होगा बुरा होगा वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें क्या हुआ था, मोदी जी आए, उन्होंने कह दिया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने बोल दिया है कि आज से 500 और 1000 के नोट्स वैलिड नहीं है
और नए 500 के नोट्स और 2000 के नोट्स इश्यू होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें ये हुआ कि आपके जो पुराने और 1000 रुपए के नोट थे, पुराने 500 रुपए के जो भी नोट थे, वो अब उस टाइम पे वैल्यू नहीं रखते थे। एंड ऑफ द डे आपकी जो नोट होती है वो क्या होता है, कागज ही होता है। लेकिन आप उस नोट पे ध्यान से देखेंगे तो एक मैसेज लिखा होता है गवर्नर द्वारा, जो सिंपल टर्म्स में ये होता है कि मैं आश्वासन देता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये जो नोट पे ये जो वैल्यू लिखी है वो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 1000 हो सकती है, ये उस नोट की वैल्यू है एक्चुअल में। तो अब गवर्नमेंट ने लेकिन मना कर दिया कि भाई 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं है, आप बैंक में जमा करवा के या तो दूसरे नोट ले लो या तो आपके अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा, जो भी उनका सिस्टम था उस टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे फिर एक सातोशी नाकामोटो नाम के जो व्यक्ति थे, वो अननोन है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं वो भी अभी पक्का नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो एक टर्म लाए ब्लॉकचेन, और वो एक और करेंसी लाए बिटकॉइन, जिसे हम बिटकॉइन भी कहते हैं। तो उन्होंने एक पेपर रिलीज किया अराउंड 2008 में। उन्होंने ये कहा कि क्यों ना एक सेट ऑफ ब्लॉक्स हो जिसमें सिर्फ एक इंसान के पास ये पावर ना हो या कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर ना हो कि वो कभी भी आके वैल्यू चेंज करके या तो बोल दे कि हाँ अच्छे करेंसी वैलिड नहीं है, या तो ये बोल दे कि भाई इसकी ये वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने तब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया। तब ये चीज नई नहीं थी। तो ये अब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, ये तीनों अलग अलग चीज हैं। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। जैसे कि आपकी करेंसीज होती है, डॉलर भी हो सकता है, वो रुपी भी हो सकता है, वो पाउंड भी हो सकता है, वो येन भी हो सकता है, दिनार भी हो सकता है, और भी बहुत सारी करेंसीज। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक टर्म है, ठीक है। उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बिटकॉइन जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और फिर इथीरियम जो भी बहुत ज्यादा फेमस है। फिर उसके बाद डोगेकॉइन भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, ये एक तरह की करेंसीज हैं जो क्रिप्टो के अंडर में आती है। अब आते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्या चीज है दोस्तों? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पे ये सारे करेंसीज बने हुए हैं। जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे करेंसीज काम करती है, उसे ब्लॉकचेन, वो टेक्नोलॉजी का नाम ब्लॉकचेन है। बेसिकली अगर आपको मोटा मोटा समझाऊं तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर आपके ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं वो सारे फील्ड होते हैं। जैसे ही एक ब्लॉक बढ़ता है, दूसरा ब्लॉक आता है जो एक चेन से लिंक्ड होता है, और उसके अंदर अपने नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है, और नए वाले ब्लॉक में अपने प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक, ये बहुत ही सारे कंप्यूटर्स में बटी हुई होती है, ये जो कॉपीज होती है ये बहुत ही सारे कंप्यूटर्स में बटी हुई होती है। तो मान लीजिए अगर मैं किसी इंसान से बिटकॉइन लेता हूं और उसने मुझे 1 बिटकॉइन दिया, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि अगर 10 बिटकॉइन उसने दिए हैं, ठीक है, तो ये पूरे ब्लॉकचेन में पहले वेरीफाई करता है कि ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है, मतलब मिनिमम 51% ऑफ द जो भी ब्लॉकचेन में कंप्यूटर्स है, उनको ये मानना पड़ेगा ये चीज कि ये चीज सही है। अब मैं एक कंप्यूटर फिर भी हैक कर सकता हूँ, 2 फिर भी हैक कर सकता हूँ, लेकिन इतने सारे हजारों लाखों कंप्यूटर जो भी दुनिया में हैं, उनको तो हैक नहीं कर सकता, राइट। इतने सारे ब्लॉक्स हैं उनके अंदर, वो चीज भी हैक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज है उसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। हाँ, एक और चीज, वहां पे जो आपके स्टोर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं, वो सारे क्रिप्टोग्राफी द्वारा एनक्रिप्टेड किए गए होते हैं। मतलब मान लीजिए ये नहीं लिखा होता है कि जैसे मेरा नाम कल्पेश है और किसी और है जो मान लीजिए सुनील नाम है उसका, तो कल्पेश ने सुनील को इतने बिटकॉइन दिए, ऐसा नहीं लिखा होता है। एक एड्रेस होता है आपके नाम से लिंक, वो क्रिप्टोग्राफिकली एनक्रिप्टेड होता है, और वहां पे लिखा होता है कि दिस एड्रेस सेंड दिस मच बिटकॉइन टू दिस एड्रेस। वो एड्रेस सुनील का होगा और जो पहला वाला एड्रेस है वो मेरा होगा, राइट। तो ये तो हो गई ब्लॉकचेन की बात। लेकिन हम अब आगे बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी जो भी है और बिटकॉइन जो भी है, ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये जितनी भी सारी क्रिप्टो करेंसी है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। जैसे कि इथीरियम का जो ब्लॉकचेन है वो उसका एक अलग यूज केस है। डॉगेकॉइन जस्ट एक मजाक में बना हुआ मीम कॉइन है,
और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे जो फेमस हैं, जैसे कि डॉगी कॉइन आपने सुना है, इथीरियम सुना है, फिर उसके बाद आपने यूनिस्वैप सुना होगा, रिपल सुना होगा, और बिटकॉइन तो जनरली हर किसी को आजकल पता चली गया है। इन सब के यूज केसेस आप किसी और वीडियोस में देख लीजिए, लेकिन हम बात करते हैं बिटकॉइन और इतना वो फेमस क्यों है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बिटकॉइन है, जो गोल्ड है और जो बिटकॉइन है, वो नियरली एक तरह से सेम है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो भी रेयर है, लिमिटेड सप्लाई है उसकी। तो आप जितना, जब तक सप्लाई है तब तक आप इन्वेस्ट करते रहिए, और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आके गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी उतनी रेयरिटी बढ़ेगी, और जितना रेयर कोई चीज होती है वो तो आप जानते हैं कि उसके कितने ज्यादा डिमांड हाई होती रहती है और उसकी प्राइसेस हाई होती है। वैसे ही बिटकॉइन पूरी दुनिया में अभी एग्जैक्टली 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, और ये कभी भी उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जो 21 मिलियन है वो उतनी ही वैल्यू रहेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब अराउंड 18.77 मिलियन बिटकॉइंस माइन किए जा चुके हैं। तो ये जो 21 मिलियन जो बिटकॉइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उतनी ही वैल्यू रहेगी, भले आज हो या आज से 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद भी वो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। इसलिए बिटकॉइन को लोग स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे गोल्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू, वैसे ही बिटकॉइन को भी स्टोर ऑफ वैल्यू बोला जाता है। और क्योंकि ये सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है, और ये जो नया चीज लाया है क्रिप्टो करेंसी नामक, और प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो आई होप आपको बिटकॉइन समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगला सवाल है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी है वो बेसिकली अभी बहुत ही नया टर्म है, ठीक है। मानता हूं ये बहुत पहले से है, लेकिन अभी रिसेंट में ही इसकी बहुत ज्यादा हाइप हुई है, इसके बारे में लोगों को जानने मिला है, इसके बारे में लोगों को पता चला है। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना ये तो आपके हाथ में है। पहले इसके बारे में पढ़िए कि इथीरियम किस चीज पे काम करता है, ऑल्ट कॉइन ये क्या होते हैं, ये जो भी अलग अलग कॉइन्स हैं इनके यूज केसेस क्या होते हैं, इनके आइडियाज क्या हैं, ये क्यों लाए गए हैं। ये वैसा ही है कि आप किसी एक आइडिया पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, या आपको ये विश्वास है कि ये आइडिया जो है वो और ऊपर तक जाएगा। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप पहले इसके बारे में स्टडी कीजिए कि एक्चुअल में ये कॉइन क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी किस काम में आती है, और क्या ये यूज केस आपके हिसाब से सही है या नहीं। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, ये अभी भी बहुत ही न्यू कंसेप्ट है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।